गुड मॉर्निंग दोस्तों। यूपीएससी के हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर का मेंस के सिलेबस में आप देखेंगे तो पेपर फर्स्ट का जो आखिरी चैप्टर है या आखिरी अध्याय है जहां से सवाल पूछे जाते हैं वह है 18th एडी या 18वीं शताब्दी। इसमें क्लियर कहा गया है कि कौन कौन सा सब टॉपिक होगा जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे है मुगल साम्राज्य का पतन, तो मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, इस पे सवाल पूछे जा सकते हैं। दूसरा इसमें है क्षत्रप राज्यों का उदय या क्षेत्रीय सामंती राज्यों का उदय, जैसे मराठा हुआ, हैदराबाद, अवध, बंगाल, सिख, राजपूत, बुंदेल, दक्षिण में केरल। तो इस तरह के जो अलग अलग क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ उससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। और कुछ तो अलग से उनमें बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे मराठों से संबंधित, सिखों से संबंधित, राजपूतों से संबंधित। फिर है अफगानों का भी उदय हुआ। और उसके बाद हम देखते क्या है कि 1757 से कंपनी का दौर या कंपनी का शासन शुरू हो जाता है। कुल मिला जुला करके अगर देखा जाए तो 18वीं शताब्दी का भारत का इतिहास एक उथल पुथल भरा इतिहास है। अव्यवस्था एवं अराजकता का काल है। आप देखेंगे 1707 के बाद से, औरंगजेब के मृत्यु के उपरांत से लगभग 1806 तक, जब मुगल वंश का आखिरी बादशाह दिल्ली पर हुकूमत करता है, पूरे भारत एक राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजरता है। कहीं भी कोई स्टेबिलिटी या अस्थायित्व तो नहीं दिखता है। इसका कहीं ना कहीं प्रभाव भारत के अर्थव्यवस्था पर, भारत के संस्कृति पर, भारत के समाज पर, सब पर पड़ता है। और इसी के कारण कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स और भारत के इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने इस टाइम पीरियड को डार्क एज या अंधकार युग के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने हालांकि ये व्याख्या करते समय ये बताया कि 1757 के बाद भारत में आधुनिक युग की शुरुआत हो गई और मध्य युग यानी मिडिल एज खत्म हो गया। क्या ये बात सही है? ये भी अपने आप में सवाल है। आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में दूसरा अंधकार युग, सेकंड डार्क एज किसको कहा जाता है? पहला हम लोग आफ्टर हर्षवर्धन के बाद के काल को भी अंधकार युग के रूप में इतिहासकार, विशेषकर वामपंथी इतिहासकारों के द्वारा परिभाषित किया गया है। अंधकार युग इसलिए क्योंकि जब तुलना किया जाता है इससे पहले के कालखंड के साथ, तो ये देखा जाता है कि आर्थिक मोर्चे पर, विज्ञान और अन्वेषण के मोर्चे पर, सामाजिक परिवर्तन और सशक्तिकरण के मोर्चे पर, सांस्कृतिक उपलब्धियों के मुकाम पर भारत की उपलब्धि क्या रही है। तो जब तुलना करते हैं तो पता चलता है कि इस टाइम पीरियड में थोड़ी कम रही है या गिरावट आई है, इसीलिए हम उसको डार्क एज कह सकते हैं। तो इतिहास में इसे दूसरा अंधकार युग के रूप में परिभाषित किया गया है। तो सीधे आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि 18th एडी कैसे या 18वीं शताब्दी कैसे अंधकार युग के रूप में था। तो स्वाभाविक है कि ये जब सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो आपको कुछ बताना होगा कि कौन कौन सी ऐसी प्रवृत्तियां थी, ऐसी घटनाएं थी जिससे पता चलता है कि ये अंधकार युग था। अंधकार में हम लोग क्या करते हैं? अंधकार में हमारी एक्टिविटी न के बराबर हो जाती है। तो उसी तरह से इतिहास के पन्नों में या इतिहास के कालखंड में किसी समय विशेष को या किसी दौर को जब अंधकार युग के रूप में परिभाषित किया जाता है तो इसका तात्पर्य यह है कि तुलनात्मक रूप से इस काल में परिवर्तन, विकास, अन्वेषण कम हुआ है।
तुलनात्मक रूप यानी कि अतीत में और भविष्य में हुए उपलब्धियों के या उसके कालखंड के बाद अचीव किए गए जो भी उपलब्धियां हैं उसकी तुलना में। तो ये सवाल, ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये टाइम पीरियड को आपको समझने के लिए 1707 से लेकर के लगभग हम पहले 1757 तक टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे कि 1707 से 1757 तक भारत के इतिहास में क्या क्या उथल पुथल हुआ है। हालांकि ये मुगल साम्राज्य का दौर है, लेकिन मुगल एम्पायर इसी समय से पतन की ओर अग्रसर भी हो जाता है, डिक्लाइन शुरू हो जाता है। औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में और उसके बाद से पतन का दौर शुरू हो जाता है। यहां से कई सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। क्यों पूछे जा सकते हैं? क्योंकि इस टाइम पीरियड में कई ऐसी नवीन प्रवृत्तियां या नवीन घटनाएं देखने को मिलती है जो अपने आप में सवाल है, और यूपीएससी के लिए यूपीएससी को भी मौका मिलता है आपसे सवाल पूछने के लिए। क्या क्या सवाल बन सकता है, पहले उसी पर देख लेते हैं। सबसे पहले तो इस टाइम पीरियड के राजनीतिक स्थिति के बारे में ही पूछा जा सकता है। जैसे आप देखेंगे तो आपके सिलेबस के में दिया हुआ है कि ब्रिटिश विजय की पूर्व संध्या पर भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में बताइए। तो यहाँ पे आपसे कई तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद और औरंगजेब की मृत्यु यानी 1707 से लेकर के 1757 तक भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। तो इस दौर की राजनीति को जानने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 शक्तियां हैं भारत में। अगर राजनीति की बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पे 3 मुख्यतः शक्तियां हैं। 3 शक्तियों कहने का मतलब यह है कि अगर आप भारत को देखें तो भारत में केंद्र में है यानी दिल्ली में है मुगल, उसके उपरांत छोटे छोटे जो मुगल के पहले प्रांत हुआ करते थे या सूबा हुआ करते थे, जिसको मुगल सूबा कहते थे, उन सूबे या जिसको हम लोग मुगलों से पहले जिनको हम लोग छत्रप या सामंत कहते थे या प्रांत कहा जाता था, वो छत्रप या सामंत या सूबा। और तीसरा है व्यापारिक कंपनी। थर्ड वन इज व्यापारिक कंपनी। अब ये 3 राजनीतिक शक्तियों के बारे में आपसे कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। 3 राजनीतिक शक्ति है। 1707 से लेकर के हम 1757 तक की बात करें अगर भारत में राजनीतिक उथल पुथल की, तो इस समय 3 राजनीतिक मुख्यतः शक्तियां हैं। केंद्र में है मुगल, जो बादशाह बाबर के द्वारा जो एम्पायर खड़ा किया गया था उसी के वंशजों का था, जो 1806 तक चला। तो मुगल केंद्र में था और मुगल के केंद्र के में ही मुगल के ही ये सारे प्रांत या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नियंत्रण में थे पूरे दक्कन तक। पूरा भारत तो मुगलों के अधीन कभी नहीं था। उत्तर पूर्व का भारत हमेशा ही मुगलों से बाहर रहा। दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा मुगलों से बाहर ही रहा। तो इसलिए हम पूरे भारत को तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन भारत का 70% हिस्सा मुगलों के कब्जे में उस समय था। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल ही अब भारत के सिर्फ राजनीतिक खिलाड़ी नहीं रह गए। कई छोटे छोटे राज्य अब स्वतंत्र होने लगे और स्वतंत्र होकर के अपनी शक्ति अर्जित करने लगे और धीरे धीरे मुगलों को चुनौती देने लगे। एक और प्लेयर इस टाइम पीरियड में उभरा था जिसको हम कह सकते हैं, आप कह सकते हैं चौथी शक्तियों के रूप में। हम 3 ही इससे पहले चर्चा किए थे, लेकिन चौथी शक्तियों के रूप में आप कह सकते हैं अफगानी। चौथी शक्ति जिसमें हम नादिर शाह और अहमद शाह की बात कर रहे हैं। अफगानी ईरानी ही कहिए क्योंकि नादिर शाह ईरान का ही था। तो ईरानी और अफगानी इसलिए क्योंकि अहमद शाह अब्दाली अपना राज्य अफगान से ही शुरू किया था, जो नादिर शाह का सेनापति था। तो दूसरा जो राजनीतिक प्लेयर था वो छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य थे, जिसमें आप देख सकते हैं
मराठे, महाराष्ट्र के जिसकी स्थापना शिवाजी द्वारा की गई थी, मराठे। फिर इधर चले आइए तो हरियाणा में जाट, फिर इधर राजस्थान वाला राजपूत, फिर इधर चले आइए बुंदेलखंड का क्षेत्र, इधर चले आइए तो हैदराबाद, यूपी में अवध, बंगाल, फिर नीचे चले आइए तो छोटे छोटे और भी राज्य थे, जैसे ट्रावणकोर का स्टेट था। तो इस तरह से कई छोटे बड़े राज्य थे जो इस समय राजनीतिक चुनौती के रूप में मुगलों को दे रहे थे चुनौती। दूसरा था व्यापारिक कंपनियां, जिसमें पुर्तगाली, फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज, ये तीन मुख्य शक्तियां थी। उसमें भी फ्रांसीसी और अंग्रेज सबसे शक्तिशाली थे और इन दोनों के बीच में संघर्ष चलता था। और चौथी शक्ति थी ईरानी अफगानियों की, जो लूटने के लिए आए थे, लेकिन इनका प्रभाव कहीं ना कहीं यहाँ के राजनीति में भी पड़ा। इस समय ये जो ईरानी शासक थे, ये सिर्फ लूट करके आए और लूट करके चले गए, ये सीधे भारत पर नियंत्रण नहीं रखे। तो इस समय इस चार राजनीतिक उथल पुथल के अलावा मुख्य राजनीतिक शक्तियां थी, और ये समझ सकते हैं कि इन चारों राजनीतिक शक्तियों के वजह से भारत लगभग 50 वर्षों तक अस्थिर रहा, 1707 से 1757 तक। कभी कोई श्रेष्ठ बन जाता था, कभी कोई श्रेष्ठ बन जाता था, कभी मराठे पूरे भारत पर नियंत्रण कर लेते थे, कभी जाटों को देखे तो जाट मुगलों के नाक में नकेल कसने लगते थे, तो कभी इधर बंगाल में देखें तो कंपनी चैलेंज करने लगती थी। ये मुख्य राजनीतिक शक्तियों के अलावा और भी कई ऐसी प्रवृत्तियां थी जिसको हमको समझने की आवश्यकता है। तो हम मुख्यतः ये बात कहना चाहते हैं, ये आपको समझाना चाहते हैं कि 1707 से 1757 तक का जो राजनीतिक अंधकार का जो युग रहा, पॉलिटिकल डार्क एज के रूप में जिसको हम कह सकते हैं, हालांकि ये पॉलिटिकल के अलावा और भी डार्क एज था, और भी तरह से भी डार्क एज कहा जा सकता है, जिसकी बातें हम लोग आगे करेंगे। तो राजनीतिक उथल पुथल के बारे में हमको समझना है। थोड़ा सा ये चैप्टर लंबा है, लेकिन आप जब इसको समझ लेंगे तो आपसे कई तरह के प्रश्नों का जवाब पूछे जाएंगे और आप उन प्रश्नों का जवाब देने में सक्षम हो जाएंगे। क्या क्या आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, पहले उसी को बता देते हैं। सबसे पहला तो ये पूछा जा सकता है कि भारत में मुगलों के पतन का कारण क्या था, क्यों इतना बड़ा इंपायर औरंगजेब के बाद पतन की ओर अग्रसर हो गया। जैसे इंदिरा गांधी के बाद कांग्रेस पतन की ओर चल दिया, उसी तरह से औरंगजेब के बाद क्यों मुगल पतन की ओर चल दिए। एक सवाल ये बनता है। दूसरा, इसका परिणाम क्या हुआ। दूसरा सवाल ये बनता है कि इस काल में जो क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, मराठे, जाट, राजपूत, बंगाल, अवध, हैदराबाद, इस तरह के जो राज्यों का उदय हुआ, इन राज्यों के उदय कैसे हुआ, कौन सी परिस्थितियां सहायक थी जिससे इन राज्यों का उदय हुआ, और उन राज्यों का भारत की राजनीति पर, अर्थव्यवस्था पर, समाज पर, संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा। एक सवाल ये पूछा जा सकता है। जैसे मराठों से ही सीधे पूछा जा सकता है कि मराठों का उदय कैसे हुआ। फिर पूछा जा सकता है कि मराठों का प्रशासनिक व्यवस्था कैसे थी, पेशवाओं का क्या योगदान था। इस तरह से चैप्टर बाय चैप्टर या सब चैप्टर बनते हैं जिसको आपको समझना है। तो दूसरा सवाल ये आपसे पूछे जा सकते हैं, उसमें हम लोग आगे देखेंगे अलग अलग। तीसरा सवाल, इस समय के जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक कंडीशन, उससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था की हालात कैसी थी। हालांकि इस समय का जो सबसे फोकस्ड एरिया है, जो सबसे महत्वपूर्ण एरिया है, वो इस समय की सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति पर ही है, जिससे आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। 18वीं शताब्दी की सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी। सांस्कृतिक यानी कि साहित्य, विज्ञान, कला, धर्म के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए थे, क्या क्या नए विचार या नई उपलब्धियां हासिल की गई थी। इससे सवाल। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत के आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार
टैक्स सिस्टम या कर व्यवस्था, लेन देन, मौद्रिक प्रणाली, इस तरह के भू राजस्व, ये सारे प्रश्न, ये सारे एरिया से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। आजकल मुख्य परीक्षा में मुख्य 150 to 200 में पूछा जाता है, इसलिए छोटे छोटे एरिया भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले 600 में लिखना होता था तो एक लॉन्ग क्वेश्चन होता था, तो उसमें बहुत कम ही स्कोप बनता था। सिर्फ वहीं से पता होता था स्टूडेंट से कि स्टूडेंट को ये बात पता होता था कि यहीं से सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब 150 वर्ड्स 200 वर्ड्स में लिखना होता है आंसर। ऐसी स्थिति में कहीं से भी सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां सहायक थी जिससे मराठों का उदय हो गया या मराठा इतने शक्तिशाली बने। दूसरा पूछा जा सकता है कि वो कौन से कारण थे जिससे स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। मुगलों के 1707 के बाद से नए नए जो राज्यों का उदय हुआ वो क्यों हुआ, कौन सी सहायक परिस्थितियां थी, बताइए। ये छोटे छोटे सवाल 150 वर्ड्स में पूछे जा सकते हैं। और ये कहा जा सकता है कि इन नवीन राज्यों का नाम भी बता दीजिए, कौन कौन से नवीन राज्य थे, उनका ज्योग्राफिक या भौगोलिक स्थिति भी बता दीजिए कहाँ पे थे। तो ये छोटा सा मात्र 50 वर्ष का इतिहास है, लेकिन सवाल यहाँ से कई तरह के आपसे पूछे जा सकते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी, सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में भी, सांस्कृतिक परिवर्तन के क्षेत्र में भी। याद रखना है ये एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड भी था, क्योंकि पूरी तरह से अब तक जो पिछले 200-250 सालों से शासन चले आ रहा था वो वंश खत्म हो जाता है और एक व्यापारिक कंपनी, भारत के इतिहास में पहली बार एक ट्रेड कंपनी शासन पर या शासन की गद्दी पर या शासन की सत्ता पर या राज्य की सत्ता पर बैठती है। ये अपने आप में एक अनोखा था जो इससे पहले इतिहास में कहीं नहीं मिलता है। शासन वही करता था जो कोई राजकुल से हो या तलवार के बल पर सत्ता प्राप्त करने की उसके अंदर उत्कंठा हो, वही राजा बनता था। कोई व्यापारी राजा नहीं बनता था। लेकिन पहली बार एक कंपनी जो फॉर्म ही हुई थी व्यापार करने के लिए, वो यहाँ की गद्दी पर बैठती है। तो ये भी अपने आप में सवाल है। तो यहाँ से कई तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। प्लासी के युद्ध पे सवाल पूछे जा सकते हैं, बक्सर के युद्ध पे कारण परिणाम। तो हम अभी 1757 तक ही बात करें तो प्लासी के युद्ध से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो कुल मिला जुला करके अगर देखें तो ये दौर पूरी तरह से उथल पुथल का दौर था, अव्यवस्था का दौर था, अराजकता का दौर था, एनार्की जिसको कहते हैं। तो कुल मिला जुला करके ऐसी स्थिति थी जो स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थियों के लिए भी एक भ्रम का स्थिति पैदा करता है। समझ में इनको नहीं आता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसलिए हम लोग क्रमवार एक एक डायमेंशन को देखते चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। हमारा शुरुआत होगा सबसे पहले कि इस युग को डार्क एज क्यों कहते हैं। तो डार्क एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पीरियड में भारत की राजनीति में अव्यवस्था एवं अराजकता की स्थिति थी। इसके पीछे कई कारण थे। तो सबसे पहला कारण अगर हम बोलें कि सबसे पहला कारण क्या था अव्यवस्था एवं अराजकता का, तो वो था उत्तराधिकार का युद्ध। उत्तराधिकार का युद्ध। औरंगजेब के मृत्यु के बाद मुगल वंश का उत्तराधिकारी कौन होगा, मुगल के सर्वोच्च सत्ता या मुगल बादशाह कौन बनेगा, इसको लेकर के औरंगजेब के पुत्रों के बीच की संघर्ष की जो परंपरा शुरू हुई वो आगे निरंतर चलती रही। हालांकि ये परंपरा इससे पहले से ही रहा है। इस्लामिक शासन का अगर देखें या कोई भी राजनीतिक सत्ता की बात करें, चाहे इस्लामिक शासन हो या उससे पहले की शासन हो, हर एक शासन सत्ता में, राजनीति में सत्ता प्राप्त करने के लिए अपनों की भी बलि दी जाती रही है, अपनों की भी कुर्बानी से गुरेज नहीं किया जाता रहा है। तो मुगलों में भी ये परंपरा था, सत्ता प्राप्त करने के लिए भाई भाई की हत्या करना, पिता की हत्या करना जायज था। किसी भी तरह आप कैसे भी किसी भी तरह से सत्ता को प्राप्त कर लीजिए, यही आपकी सफलता। आज भी राजनीति में होता है, आज भी राजनीति में चलता है कि
विधायक बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, पीएम बनने के लिए, सीएम बनने के लिए, इस तरह की घटनाएं होती रहती है और ये राजनीति का अहम हिस्सा है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा आपको। तो इस समय उत्तराधिकार का युद्ध पहला अव्यवस्था या अराजकता का एक अगर सिंबल देखें तो वो था। दूसरा ये था कि इस समय इस उत्तराधिकार के युद्ध के वजह से केंद्र की दिल्ली की सत्ता पर जो भी उत्तराधिकारी बैठा वो उतना शक्तिशाली या योग्य प्रभावशाली नहीं था। जो इन छोटे छोटे राज्यों को, जो इनके कभी सूबा हुआ करते थे, जो इनके कभी प्रांत हुआ करते थे, इनको ये नियंत्रण में रख सके। इनके जो प्रतिनिधि थे, कभी ये सभी राज्य मुगलों के रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, प्रांत के रूप में हुआ करते थे, ये गवर्नर के रूप में वहां अपॉइंट किए जाते थे, सूबेदार के रूप में अपॉइंट किए जाते थे। लेकिन कालांतर में उन्होंने अपनी इतनी शक्तियां अर्जित कर ली और इनको धीरे धीरे मुगल सत्ता को, यानी कि केंद्र के दिल्ली की सत्ता को, यहाँ के बादशाह को कोई महत्व ही नहीं देते थे। फॉर्मेलिटी के लिए उपहार भेज दिया करते थे और अपने क्षेत्र में अपने नियम कानून, अपना लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ अपने कंट्रोल में रखते थे। जैसे इससे पहले 370 आर्टिकल था, तक कश्मीर सिर्फ नाम के लिए एक भारत का ये करता था, बाकी उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, अपनी व्यवस्था थी, सब कुछ उसका अपना था। उसी तरह से इन प्रांतों ने भी अपना धीरे धीरे करना शुरू कर दिया। तो दूसरी प्रवृत्ति ये थी इस टाइम पीरियड की, अराजकता और अव्यवस्था की। ये सभी राज्य कई छोटे छोटे बड़े राज्य हैं जिसको हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं। सक्सेसिव स्टेट यानी उत्तराधिकारी राज्य, विद्रोही राज्य और स्वतंत्र राज्य। इन 3 कैटेगरी में हम लोग बांटेंगे और तीनों के बारे में पूछेंगे, देखेंगे। इस बार 2021 के मेंस में ये सवाल, यहाँ से एक सवाल पूछा गया है मेंस में, आप देखेंगे कि मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य वाकई में उत्तराधिकारी थे। तो उत्तराधिकारी राज्य मुख्यतः 3 स्टेट को कहा जाता है, बंगाल को, अवध को और हैदराबाद को, क्योंकि ये सीधे प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले सूबा थे। ये सूबा थे, 3 प्रोविंसेस थे। उत्तर प्रदेश में अवध, पूर्व में बंगाल सूबा और दक्षिण में हैदराबाद। ये 3 सूबा हुआ करते थे, इसीलिए हम इनको सक्सेसिव स्टेट भी कहते हैं और इनके प्रतिनिधि वहां पर अपॉइंट किए जाते थे। ये सवाल पूछा गया है 2021 के मेंस में, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दूसरी राजनीतिक अराजकता ये रहा। और तीसरी जो हमको देखना है कि इस समय भारत की राजनीति में दरबारी षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी, किंग के कोर्ट में या किंग के दरबार में षड्यंत्रों का एक दौर शुरू हुआ। और ये दौर भारत को अंग्रेजों के अधीन करने के लिए, ये षड्यंत्र भारत को अंग्रेजों के गुलाम बनाने के लिए या अंग्रेजों के नियंत्रण में या उनके हाथों में सौंपने तक पहुंच गया। यहीं से शुरू होता है। औरंगजेब के मृत्यु के बाद से जो भी मुगल सत्ता पर या गद्दी पर बैठता है वो इन दरबारियों, चाटुकारों के चंगुल में फंस जाता है, जैसे आज भी होता है भारत की राजनीति में, आज भी चलता है। जितने बड़े नेता, जितने बड़े प्रतिनिधि, उनके इर्द गिर्द उतने ही बड़े सलाहकार लोग होते हैं, जिनको हम लोग जो अच्छे भी विचार देते हैं और गलत भी देते हैं। लेकिन जब आप ही के खिलाफ षड्यंत्र होने लगे तो समझ लीजिए कि आपका पतन निश्चित है। तो भारत की राजनीति में ये एक षड्यंत्र का भी दौर रहा, जो 1707 से शुरू हुआ और 1757 में बंगाल को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में सौंपने तक जारी रहा। बाद में आप देखेंगे कि इसी का परिणाम हुआ पलासी का युद्ध, जिसमें मीर जाफर, घसीटी बेगम जैसे लोग, अमित चंद, राय दुर्लभ जैसे लोग अंग्रेजों से मिलकर के नवाब को, सिराजुद्दौला को पराजित करवा देते हैं और बंगाल की बागडोर धीरे धीरे अंग्रेजों के हाथों में चली जाती है। तो ये तीसरी सवाल आपसे षड्यंत्र के बारे में पूछा जा सकता है कि भारत की राजनीति में इस समय कौन सी ऐसी प्रवृत्ति थी जो अंग्रेजों के हाथों में भारत को सौंपने के लिए मजबूर हो गई।
या जाने के लिए भारत की सत्ता मजबूर हो गई। चौथी सवाल या चौथा एरिया आपसे पूछा जा सकता है कि जो एक व्यापारी, चौथा क्वेश्चन हाँ व्यापारिक कंपनी से है। उससे पहले हम देख सकते हैं बाह्य आक्रमण जो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के द्वारा किया गया, इसका भारत के राजनीति पर, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, क्यों किया नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण। 1739 में नादिर शाह ने और फाइनली अहमद शाह अब्दाली और मराठों के युद्ध के साथ 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध के साथ भारत इस स्थिति में पहुंच जाता है कि भारत की राजनीतिक मैदान पूरी तरह से खाली हो जाती है। अंग्रेजों को चुनौती देने वाला अब कोई ऐसी शक्ति ही नहीं रह जाती है। शक्ति थी तो मराठा थी, जो पानीपत के युद्ध में अब्दाली के हाथों हार करके अंग्रेजों के लिए पूरी तरह से अवसर बना दिया, आइए सत्ता पर काबिज हो जाइए। जब तक मराठे रहे, मराठों में पेशवाओं का राज जब तक रहा, 1707 से लेकर के 1761 तक मराठा राजनीति या महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वो भारत का राजनीति का लेबोरेटरी बन गया था। इस समय दोबारा 200 नहीं का लगभग 1206 से लेकर के 1757 तक आप देखेंगे कि 1206 से लेकर के 1757 तक लगभग 500-550 साल जो इस्लामिक शासन भारत में रहा, उस इस्लामिक शासन को समेट देने वाला मराठा शक्ति का उदय हुआ। लेकिन वही मराठा शक्ति 1761 के पानीपत के युद्ध में पराजित होने के बाद अंग्रेजों के लिए नया अवसर दे देता है, क्योंकि अंग्रेज अगर किसी से डरते थे तो इन्हीं मराठा से डरते थे, और जब मराठा ही हार गए तो फिर उनके लिए पूरा खुला मैदान हो गया। उनका जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी व्यापारिक कंपनी फ्रांसीसी था, उनको भी तब तक 3 बार युद्ध करके उन्होंने पराजित कर दिया, और पूरी तरह से अब इनको चैलेंज देने वाला कोई नहीं रह गया। छोटे छोटे राज्य थे जो उनको कभी भी वो पराजित कर सकता था, करते रहा। टीपू सुल्तान आखिरी चुनौती था जिसको उसने पराजित किया, और पूरी तरह से अपने अनुसार से भारत की राजनीति की दशा और दिशा तय की जाने लगी। तो ये तीसरा आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ट्रेड जो व्यापारिक कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी है कैसे भारत की राजनीति में अपनी वर्चस्व स्थापित की। मराठों के पे भी सवाल पूछा जा सकता है, वो अलग अध्याय है जिस पे हम लोग अलग से बात करेंगे। अफगान और इनके नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण पर भी सवाल पूछा जा सकता है, क्या प्रभाव पड़ा भारत की राजनीति पे। तो राजनीति के संदर्भ में अगर कितने सवाल पूछे जा सकते हैं इस टाइम पीरियड से, तो मुख्यतः यही 4-5 सवाल पूछे जा सकते हैं, और ये चारों पांचों सवाल 50 वर्ष की भारत की राजनीतिक इतिहास को समेटता है, और आने वाले 200 सालों का भविष्य भी निर्धारित करता है कि आने वाला 200 साल भारत की कितनी दुर्गति होने वाली है, भारतीयों की कितनी दुर्गति होने वाली है। अभी तक से 500 सालों में जो कुछ नहीं हुआ था, 500 सालों तक भारत के संस्कृति ने, भारत के समाज ने, भारत के इकोनॉमी ने सिर्फ अपना घुटना तक कटवाया था। अंग्रेज जब चले आएंगे तो यहां तक काट लेंगे, सिर्फ ये बचेगा इतना हिस्सा, और इसी हिस्सा के बदौलत फिर से हम लोग स्टेबल होने की कोशिश करेंगे। तो ये 200 साल 1757 से लेकर के 1947 तक के टाइम पीरियड जिसको हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, वो अलग कहानी है, उसकी अलग कथा है। तो उसकी दशा और दिशा हम लोग देखेंगे कि कैसे तय होगा। हम लोग पढ़े थे औपनिवेशवाद के चरण, उपनिवेशवाद के चरण में, कि कैसे अब भारत सिर्फ नाम के यहाँ पे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, कंपनी नाम के यहाँ पे शासन कर रही है, हुकूमत हो रहा है इंग्लैंड से। और इंग्लैंड किससे प्रभावित है? तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल इकोनॉमी से या ग्लोबल इकोनॉमी से, जो उस समय प्रतिस्पर्धा का इकोनॉमी है। तो अर्थव्यवस्था के अनुसार देश की दशा और दिशा तय की जाने लगती है। अब यहाँ पे संवेदना, सहानुभूति, लगाव, प्रेम, ये सब नाम का कोई चीज, मातृत्व, मातृभूमि, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक व्यापारिक या प्रोफेशनल दृष्टि से भारत की शासन की जाने लगती है 1757 के बाद से, पूरी तरह से प्रोफेशनल। यानी कि रूल, जब गवर्नमेंट प्रोफेशनल हो जाती है तो फिर उस देश की प्रजा का क्या हाल होगा।
कभी भी सरकार प्रोफेशनल नहीं होती है, वो वेलफेयर मोड में काम करती है, लोक कल्याण के हित में काम करती है, लोक कल्याण मोड में काम करती है। लेकिन कंपनी के शासन के साथ ही भारत में अब प्रोफेशनल रूल शुरू होगा, व्यवसायिक शासन शुरू होगा। ये प्रोफेशनल रूल आपको दिखाएगा कि आज उसी 200 साल के प्रोफेशनल रूल का परिणाम है कि आज हमारा जीवन पूरी तरह से प्रोफेशनल हो गया। हमारे रिश्ते, हमारे संबंध, हमारी सोच, हमारे अध्ययन, हमारे लाइफ स्टाइल, हमारी संस्कृति जिसको कह सकते हैं, सब कुछ प्रोफेशनल हो गया। गिव एंड टेक, कंज्यूमर कल्चर हो गया है, उपभोक्तावादी संस्कृति आ गया। ये वहीं से दौर शुरू हुआ जिसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो मुख्यतः इस टाइम पीरियड के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो ये देखेंगे, तो उत्तराधिकार के युद्ध में हम लोग देखेंगे कि 1707 से लेकर के लगभग 1806 तक मुगल राजनीति में क्या क्या हुआ। मुगल राजनीति यानी कि दिल्ली की जो सत्ता है, दिल्ली में बैठे हुए जो सुल्तान या बादशाह है, वो क्या क्या किया है उस पे बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये छोटे छोटे जो राज्य है ये कैसे बने, इनका इनके साथ मुगलों के साथ क्या संबंध रहा। फिर तीसरा देखेंगे व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या क्या की है। चौथा देखेंगे कि ये अफगान क्या क्या करेंगे। तो अलग अलग स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते चलेंगे। तो पहला शुरुआत करेंगे हम लोग उत्तराधिकार के युद्ध से, फिर उसके बाद दरबारी षड्यंत्र पे बात करेंगे, कॉन्स्पिरेसी ऑफ कोर्ट, दरबार में जो षड्यंत्र है उस पर बात करेंगे। एक एक करके हम लोग देखना शुरू करेंगे।